हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं आशा करती हूँ आप घर पे सेफ, सुरक्षित और आपकी जो पढ़ाई है वो रेगुलर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा था, एंड दैट इज़ महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। महात्मा गांधी और उनके जो राष्ट्रीय आंदोलन उनके द्वारा चलाए गए देश को आज़ाद करवाने के लिए, उनके बारे में आज उस चैप्टर से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वर लाल बाल पाल, कि जो लाल और बाल और पाल थे वो कौन थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ऑल थ्री वर अर्ली एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हु लीड टू नेशन वाइड नेशनलिस्ट मूवमेंट। यानी कि जो कांग्रेस थी वो हमें सभी को पता है कि उग्र दल और नरम दल दोनों में ही डिवाइड हो चुकी थी। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो उग्र दल के जो नेता थे, उनमें इन तीनों का नाम लिया जाता है। ये तीनों ही उसमें शामिल थे जो कि देश के जितने भी आज़ाद करवाने के लिए नेशनलिस्ट मूवमेंट चले, उनमें सबसे ज़्यादा उनको आगे लेके गए, उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले नेता थे। एंड दैट इज़ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड पाल फॉर बिपिन चंद्र पाल। यानी कि इन तीनों को ही अगर शॉर्ट में नाम लिया जाए तो एक बार दोबारा से देखते हैं कि जो लाल नाम था वो किसके लिए था, लाला लाजपत राय के लिए, बाल बाल गंगाधर तिलक के लिए और पाल बिपिन चंद्र पाल के लिए। तो ये तीनों ही नेता ऐसे थे जो कि अपने कह सकते हैं हमारे देश को आज़ादी की तरफ लेकर गए और इन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट दिया था हमारे देश को फ्री करवाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम वन मूवमेंट लॉन्च्ड फॉर फार्मर्स एंड पीजेंट बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। फार्मर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए महात्मा गांधी के द्वारा जो मूवमेंट चलाए गए थे, जिनमें पार्टिसिपेट किया गया था, वो मूवमेंट कौन कौन से थे। यानी कि बहुत बड़े नेशनल लेवल पर हम इनका नाम नहीं ले सकते हैं कि जो ये मूवमेंट थे बड़े नेशनल लेवल पर चलाए गए थे, बट एक क्षेत्रीय पार्ट में कह सकते हैं, एक क्षेत्रीय भाग में ये मूवमेंट चलाए गए जिसमें महात्मा गांधी ने इनका समर्थन किया था। और उसके बाद ही महात्मा गांधी एक नेशनल लीडर के रूप में सामने आए थे। फर्स्ट चंपारण सत्याग्रह 1917 में फॉर इंडिगो पीजेंट्स, यानी कि नील की खेती करने वाले जो किसान थे वो सभी के सभी विरोध कर रहे थे कि नील की जो खेती है वो हमें नहीं करनी है। और ब्रिटिशर्स थे वो मेन क्या कह रहे थे उनसे कि आप लोग नील की खेती करिएगा, और किसान इसके अगेंस्ट में थे। और जब दोनों के बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ तो जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। और ये बात है चंपारण की 1917 में। तो इंडिगो जो पीजेंट्स थे, नील की खेती करने वाले किसान थे, उनको सपोर्ट मिला महात्मा गांधी का। सेकेंड अगर हम देखें, जो अहमदाबाद है उसमें मिल लेबर मूवमेंट चला था 1918 में। अहमदाबाद में मिल वर्कर्स थे जो वो काम कर रहे थे, और मेनली उसमें काम करने वाले जो लोग थे वो किस बारे में बात कर रहे थे कि उनके जो वेजेस थे, जो उनकी वेतन में बढ़ोतरी की मांग जो वो लोग कर रहे थे, उसी को लेकर उन लोगों ने ये मूवमेंट चलाया था। तो दोनों ही मूवमेंट थे जो महात्मा गांधी के द्वारा लीड किए गए थे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज मीन्ड बाय रोलट एक्ट। रोलट एक्ट क्या था। रोलट एक्ट एक ऐसा कानून पास किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, एनीबॉडी कुड बी अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशंस एंड पुट इन प्रिजन विदाउट ट्रायल। यानी कि इसमें किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता था अगर ब्रिटिशर्स को लगता, तो सिर्फ और सिर्फ वो शक के आधार पर किसी को भी जेल में डाल सकते थे, किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे, और उनको जेल में डालने के बाद उनकी किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई वो लोग अपनी तरफ से नहीं कर सकते थे। और इसी एक्ट को नाम दिया गया था ब्लैक एक्ट, यानी कि काला कानून, कि आप पर बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना किसी रीज़न के, सिर्फ और सिर्फ किसी भी शक के आधार पर आप लोगों को जेल में डाला जा सकता है। दिस एक्ट वॉज मेड बाय रोलर टू सप्रेस द फ्रीडम स्ट्रगल। मेनली रीज़न क्या था ब्रिटिशर्स का कि वो सभी के सभी जो आज़ादी के लिए हमारा संघर्ष शुरू हो गया था, स्ट्रगल शुरू हो गया था, भारतीयों ने जो अपनी आज़ादी पाने के लिए आगे चलना शुरू कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ वो उसको दबाना चाहते थे, उसको ख़त्म करना चाहते थे। तो यही एक कारण था जिसके कारण ब्रिटिशर्स
एक एक्ट लेके आए, एक ऐसा एक्ट पास किया कि अगर उन्हें किसी की भी गतिविधि के ऊपर, किसी भी लोगों के ऊपर शक होता है कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है। साथ में कह सकते हैं कि उन लोगों को साथ में मुकदमा लड़ने के लिए भी उन लोगों के लिए कोई दलील और अपील का उन्होंने जो प्रोसीजर थी वो इसमें नहीं रखी थी। तो इसी एक्ट का विरोध किया गया। इसी एक्ट के विरोध में जो हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर था वो हुआ, और इसके बाद महात्मा गांधी ने उससे दुखी होकर अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड दैट इज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो रोलेट एक्ट एक ब्लैक एक्ट था, एक काला कानून की संज्ञा इसे दी जा सकती है, जिसमें कहा गया था कि किसी भी इंडियंस को सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर उन लोगों को क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई वॉज चरखा चूजन एज ए नेशनल सिंबल। जो चरखा है वो प्रतीक था महात्मा गांधी जी का, तो उनको एक हमारे राष्ट्रीय सिंबल के रूप में क्यों चुना गया। यानी कि जो चरखा है, महात्मा गांधी ने इन लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए एक जो चरखे को खादी का काम था वो बताया लोगों को कि इससे आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। तो नेशनल सिंबल के रूप में कैसे बना, क्या रीज़न था इसका। फर्स्ट देखते हैं इसका आंसर, सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसमें मेन क्या है कि ये लोगों के आत्मनिर्भरता का और आत्मविश्वास का एक प्रतीक बन चुका था। तो इसमें जो चरखा था वो सिंबल था सेल्फ डिपेंडेंस होने का और अपने आत्मविश्वास को आगे लेके जाने का। उसके बाद सेकंड रीज़न अगर हम देखें कि किस प्रकार से जो चरखा था उसको नेशनल सिंबल बनाया गया था, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट फॉर थाउजेंड्स ऑफ पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। यानी कि ये एक रोजगार का काम बन चुका था ऐसे हजारों लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा गरीब थे और बेरोजगार थे। महात्मा गांधी ने ऐसे लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए चरखे का जो फॉर्मूला लोगों को बताया कि इस किस प्रकार से आप लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं, किस प्रकार से अपनी जो जीविका है वो चला सकते हैं। तो हजारों लोगों ने इसको अपनाया और हजारों लोग जो बेरोजगार थे, जो गरीब थे, वो उनके पास रोजगार आया और उनकी जीविका का जो साधन था वो चलने लग गया था। तो इस प्रकार से जो चरखा था वो एक नेशनल सिंबल बन गया था, लोगों के लिए एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चरखे को चूज किया गया था। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, डिस्क्राइब द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931। 1931 में गांधी जी के बीच में और इरविन जो कि उस टाइम पे भारत के वायसराय थे 1931 में, उनके बीच में एक पैक्ट हुआ था। और इसी पैक्ट को क्या डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, किस प्रकार की उन दोनों के बीच में बात हुई थी। गांधी जी पोस्टपोन्ड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हमें पता है, हमने चैप्टर में रीड किया था कि जो सेकंड बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन था वो कौन सा था, हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी की जो दांडी मार्च थी उसके साथ स्टार्ट हुआ था। तो गांधी जी ने अपने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसको क्या कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था, उसको बंद कर दिया था, आगे बढ़ा दिया था। इरविन एग्री टू रिलीज ऑल प्रिजनर्स एंड अलाउ टू मेक सॉल्ट अलोंग द कोस्ट। अब मेन रीज़न क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने का, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टैक्स लगा दिया था साल्ट के ऊपर, नमक के ऊपर। और नमक सभी लोगों को पता है कि हमारी जो डेली की नीड्स हैं उसमें काउंट होता है। लोगों ने महात्मा गांधी के साथ मिले, महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च था वो शुरू किया, नमक बनाया, नमक कानून जो बनाया गया था उसको तोड़ा, और उसके बाद जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अब गांधी जी इस बात के ऊपर अड़े हुए थे कि जितने भी हमारे प्रिजनर्स हैं, जितने भी लोगों को बंदी बनाया गया, उन सभी को छोड़ दिया जाए और हमें क्या अलाउ किया जाए कि हम अपना जो नमक है वो कोस्ट के साथ समुद्र तट पर जाकर हम अपना काम जो है डेली का कर सके। तो गांधी जी ने जब ये मांगे रखी लॉर्ड इरविन के सामने, तो इरविन जो थे वो एग्री हो गए कि जितने भी प्रिजनर्स हैं, जितने भी बंदी बनाए हुए लोग हैं, उन सभी को क्या किया जाएगा, उन सभी को रिलीज़ कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, और आप लोग जो कोस्ट पे जाके अपना जो नमक है वो बना सकते हैं। और यही एक रीज़न था कि इन दोनों के बीच में जब ये पैक्ट हुआ तो फर्स्ट
सेकंड और थर्ड 3 आरटीसी मैंने आपको बताई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसमें जो फर्स्ट आरटीसी हुई थी उसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। किस रीजन के कारण? क्योंकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वो लीड कर रहे थे। और जब ये पैक्ट हुआ 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में, तो गांधी जी की जो मांगे थी वो लॉर्ड इरविन के द्वारा जब मान ली गई थी, तो गांधी जी भी एग्री हो गए इस बात पे टू गो टू सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अब आरटीसी की अगर हम बात करें तो जब तक हमारी कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी थी सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी थी उस टाइम पीरियड के दौरान, जो कि बड़े बड़े लीडर्स थे वो उस पार्टी को लीड कर रहे थे, तो जब तक वो जो आरटीसी रखी गई थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, लंदन में जो तीनों आरटीसी हुई थी उसमें, तो तब तक यहाँ पर इंडिया में किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। और कांग्रेस थी उसने फर्स्ट आरटीसी में पार्टिसिपेट नहीं किया था, और हमारी जो छोटी पार्टीज थी वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गई थी। तो गांधी जी और इरविन के बीच में जब ये पैक्ट हुआ तो गांधी जी इस बात पे एग्री हो गए कि जो आरटीसी है फर्स्ट सेकंड उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है, किसी भी तरह का कोई निर्णय लिया जाता है तो उसके ऊपर सभी डिस्कशन करेंगे। तो ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था कि महात्मा गांधी ने जो उनका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसको बंद कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुवर्ड्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से शुरू होकर 1945 तक चला था। इसके बारे में, दूसरे विश्व युद्ध के बारे में हमारी जो बड़ी पार्टी थी जो कि हमारी आज़ादी के लिए काम कर रही थी, जिसमें हमारे बड़े बड़े लीडर्स शामिल थे, नेशनल कांग्रेस का क्या एटीट्यूड था, उनका क्या रवैया था, इस बारे में जो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो इसमें देखते हैं बोथ महात्मा गांधी एंड नेहरू वर अगेंस्ट हिटलर एंड नाजीज। क्योंकि हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 3 कंट्रीज थे जो एक्सिस पावर थी, वो एक साइड थी, एंड दैट इज़ जापान, जर्मनी एंड इटली। तो महात्मा गांधी और नेहरू जी जो कि बहुत बड़े लीडर्स थे उस टाइम पीरियड के दौरान, वो क्या कर रहे थे, वो अगेंस्ट थे हिटलर के भी, और उसका जो नाजियों का जो फॉर्मूला था, जो पॉलिसीज थी, उनके भी अगेंस्ट में थे। सेकंड क्या था, दे प्रोमिस्ड कांग्रेस सपोर्ट टू द वॉर एफर्ट इफ द ब्रिटिश इन रिटर्न प्रोमिस्ड ग्रांट इंडिया इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। यानी कि कांग्रेस को ये प्रोमिस किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स कि अगर वो भाग लेते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से, और अपने पूरे एफर्ट लगाते हैं किस चीज़ को सपोर्ट करने में, पूरे यानी कि ब्रिटेन के साथ मिलकर काम करते हैं, तो बदले में उनसे प्रोमिस किया गया कि उन लोगों को इंडिपेंडेंस, जब युद्ध ख़त्म होगा तो उसके बाद भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स थे वो यूज़ कर रहे थे, हम इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे भारतीयों का, कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है जिसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है इंडिया की और बाकी कंट्रीज़ के साथ, फिर भी उनको युद्ध की तरफ लेके जाया जा रहा है ब्रिटिशर्स की तरफ से। साथ में क्या लालच दिया गया था कि जब जो ये वर्ल्ड वॉर है समाप्त होगा, ख़त्म होगा, तो आप लोगों को जो इंडिपेंडेंस है वो दी जाएगी। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें थी वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थी, दिखाने के लिए थी। बाकी ब्रिटिशर्स सिर्फ यूज़ कर रहे थे इंडियंस का। इसके बाद जब 1945 में जब वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है, ख़त्म होता है, और जो अलाइज पावर थी उनकी विजय होती है, तो उसके बाद भी इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए किसी तरह का कोई काम शुरू नहीं किया गया, किसी भी प्रकार के उनको आज़ादी की बात नहीं की गई। बट एक नया फॉर्मूला और निकल के आया था हमारा, एंड दैट इज़ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, कि भारत के विभाजन की जो मांगे थी, भारत के विभाजन की जो बात थी, वो एक बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी थी। मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, मुसलमानों को जो लीड करने वाली थी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था कि जो हिंदू हैं और मुस्लिम हैं 2 कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश होने चाहिए अगर भारत को आज़ादी मिलती है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने को हमें मिली कि किस प्रकार से महात्मा गांधी एक बहुत बड़े नेशनल लीडर के रूप में सामने आकर अपने इंडिया के लिए काम करने वाले हैं। अपने इंडिया के लिए 3 बड़े नेशनल मूवमेंट के बारे में हमने रीड किया था इसमें, एंड फर्स्ट इज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड सेकेंड इज़ सिविल डिसओबीडियंस, एंड थर्ड इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट। लास्ट क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942, और यही एक ऐसा
जो मूवमेंट था जिसमें गांधी जी ने स्लोगन भी दिया था डू और डाई का, यानी कि करो या मरो, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस अगर हमें अचीव करनी है या तो हमें काम करना पड़ेगा या फिर हमें इसके लिए आज़ादी के लिए मरना पड़ेगा। और इन्हीं आंदोलनों की वजह से आज हम देख सकते हैं कि 1947 का जो टाइम पीरियड आया और भारतीयों को जब आज़ादी मिली तो किस प्रकार से कितनी कीमत चुकानी पड़ी। जिस आज़ाद देश में, आज़ाद इंडिया में आज हम बैठे हैं, आज हम सांस ले रहे हैं, वो सारा का सारा कह सकते हैं हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका दिया हुआ है, जो आज हम आज़ाद इंडिया में काम कर रहे हैं। तो ये 3 बड़े नेशनल मूवमेंट हैं जो इस चैप्टर में हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, अच्छे से रीड करने हैं। आई होप जो क्वेश्चंस मैंने आज आपको करवाए हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।